नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय मधुबनी बिहार और कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर ने मिलकर सुखेत मॉडल की शुरुआत की। बाजरे में समसामयिक कार्य, ज्वार के कृषि कार्य। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय मधुबनी बिहार और कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर ने मिलकर सुखेत मॉडल की शुरुआत की है। इस मॉडल से गांव प्रदूषण व गंदगी से मुक्त होता है, रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे मिल जाते हैं और गांव के किसानों को जैविक खाद भी उपलब्ध हो जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कोरोना कालखंड में स्वच्छता के विषय में मुझे जितनी बातें करनी चाहिए थी, लगता है शायद उसमें कुछ कमी आ गई थी। मुझे भी लगता है कि स्वच्छता के अभियान को हमें रत्ती भर भी ओझल नहीं होने देना है। राष्ट्र निर्माण के लिए सबका प्रयास कैसे सबका विकास करता है, इसके उदाहरण हमें प्रेरणा भी देते हैं और कुछ करने के लिए एक नई ऊर्जा भर देते हैं, नया विश्वास भर देते हैं, हमारे संकल्प में जान फूंक देते हैं। हम ये भली बात ही जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो इंदौर का नाम आता ही आता है, क्योंकि इंदौर ने स्वच्छता के संबंध में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और इंदौर के नागरिक इसके अभिनंदन के अधिकारी भी हैं। हमारा ये इंदौर कई वर्षों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर बना हुआ है। अब इंदौर के लोग स्वच्छ भारत के इस रैंकिंग से संतोष पाकर के बैठना नहीं चाहते हैं, वे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। और उन्होंने क्या मन में ठान ली है, उन्होंने वाटर प्लस सिटी बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वाटर प्लस सिटी यानी ऐसा शहर जहां बिना ट्रीटमेंट के कोई भी सीवेज किसी सार्वजनिक जल स्रोत में नहीं डाला जाता। यहाँ के नागरिकों ने खुद आगे आकर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा है, स्वच्छता अभियान भी चलाया है और इस वजह से सरस्वती और कान नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नजर आ रहा है। आज जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। हमारे देश में जितने ज्यादा शहर वाटर प्लस सिटी होंगे उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी, हमारी नदियां भी साफ होगी और पानी बचाने की एक मानवीय जिम्मेवारी निभाने के संस्कार भी होंगे। साथियों, मेरे सामने एक उदाहरण बिहार के मधुबनी से आया है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक तो गांव को प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव के किसानों को जैविक खाद। आप सोचिए, इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
यही तो आत्मनिर्भरता का विषय है। मैं देश की प्रत्येक पंचायत से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहाँ जरूर सोचें। भारत में करीब करीब 70 लाख हेक्टेयर पर बाजरे की खेती होती है। इस साल अभी तक लगभग 63 लाख हेक्टेयर पर इसकी बुआई हो चुकी है। सरकार ने इस साल के लिए 95 लाख टन उपज का लक्ष्य रखा है, लेकिन उत्पादन इस लक्ष्य को पार कर जाएगा। डालते हैं एक नजर बाजरे की खेती पर। बाजरे की खेती देश के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में खरीफ के दौरान होती है। ये कम लागत और बिना सिंचाई वाली फसल मानी जाती है। भारत में बाजरे की 2 तरह की किस्में होती है, एक तो संकुल बाजरा, दूसरा संकर बाजरा। संकुल बाजरे की पैदावार 18 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि संकर बाजरे की पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। हमारे देश में बाजरे की सबसे ज्यादा खेती राजस्थान में होती है। 50% रकबा और 1/3 उत्पादन अकेले राजस्थान में ही होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इसकी अच्छी खासी बुआई की जाती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इसे बोया जाता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल 1 करोड़ 8 लाख टन बाजरे की उपज हो सकती है। ज्वार की तरह ही बाजरा भी हरे चारे और दाने के लिए उगाया जाता है। इसका अनाज बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और कुपोषण से लड़ने में इसे बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल मुर्गियों के दाने के रूप में भी किया जाता है। जिन किसानों को बाजरे की उन्नत संकर किस्म बोए हुए 25 से 30 दिन हो गए हैं, वो नाइट्रोजन की बाकी आधी मात्रा डाल दें। इस मौसम में बाजरे के अरगट रोग लग सकता है। इस रोग में दाने के स्थान पर भूरे काले रंग की गांठें बन जाती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाजरे को हरित बाली रोग भी लग सकता है। ये फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारी है, जिसमें पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। सुबह के समय पत्तियों की निचली सतह पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ दिखाई देता है। ये बीमारी खास तौर से बालियां आने पर हमला करती है। इसमें बालियों पर दानों की जगह छोटी छोटी हरी पत्तियां उगाती है। खेत में रोगग्रस्त पौधों को समय समय पर उखाड़ कर जला देना चाहिए। बाजरे में मीज कीट का भी खतरा है। ये कीट भी बाली बनते समय लगता है। इसके साथ साथ पत्तियों पर खाने वाले कीटों का असर भी दिखाई दे तो 3% फोरेट को 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए। दीमक और सफेद लट फसल की जड़ को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये पौधों की जड़ों को काट देते हैं, जिससे पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। इसके अलावा बाजरे में टिड्डियों का हमला भी देखा जाता है। ये टिड्डियां पत्तियों को खाकर फसल बर्बाद कर देती है। इसकी रोकथाम के लिए फोरेट का हल्का छिड़काव कर सकते हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें।
वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। ज्वार और बाजरा ऐसी फसलें हैं जिन्हें हरे चारे के लिए भी बोया जाता है और दाने के लिए भी। इनका दाना बहुत ही पौष्टिक होता है, यही वजह है कि इन्हें पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है। सरकार इनकी खेती को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को इसके अनाज का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यही वजह है कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं ज्वार की खेती के बारे में। ज्वार में खनिज, प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें काफी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन भी होता है। ये ऐसा अनाज है जो कम कैलोरी में अधिक पोषण देने में सक्षम है। इसकी खेती लगभग सभी तरह की मिट्टियों में हो सकती है, यहाँ तक कि रेतीली मिट्टी में भी इसे उगाया जा सकता है। लेकिन उचित जल निकास वाली भारी मिट्टी यानी मटियार दोमट सबसे अच्छी मानी जाती है। असिंचित अवस्था में अधिक जल धारण क्षमता वाली मिट्टी में ज्वार की पैदावार अधिक होती है। भारत में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होती है। वैसे तो ये खरीफ मौसम की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में इसे रबी के दौरान भी बोया जाता है। ज्यादातर किसान इसे हरे चारे के लिए बोते हैं। इस समय खेतों में ज्वार की फसल खड़ी है। जिन किसानों को दाने के लिए ज्वार बोई है वो बाली निकालते समय और दाना भरते समय सिंचाई का पूरा ख्याल रखें। फसल में अगर अरगट या शर्करिया जैसी बीमारियां लगी है तो ग्रसित पौधों को उखाड़ कर जला दे। ज्यादा प्रकोप होने पर उचित दवा का छिड़काव करे। ज्वार में इस समय माहू कीट भी लग सकता है। ये कीट पौधों का रस चूसता रहता है, जिससे पौधों की पत्तियों के किनारे पर पीली नीली धारियां दिखाई पड़ती है। इस कीट के प्रकोप से तरल द्रव बनने लगता है, जिससे फसल पर फफूंदी का खतरा बढ़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC को पानी के साथ घोल बनाकर छिड़क सकते हैं। दाने का स्मट रोग ज्वार को लगने वाला सबसे खतरनाक कवक जनित रोग है। इसका प्रकोप पौधों में भुट्टे निकलते समय होता है। रोग लगने पर पौधों में भुट्टे आने पर दानों की जगह कवक के काले बीजाणु भर जाते हैं। बीजाणु बाहर से एक कड़ी झिल्लीदार परत से ढके रहते हैं, जिसके फटने पर ये बाहर आकर फैल जाते हैं। ये बीज जनित रोग है और फसल बोते समय बीजोपचार ही इसका बेहतर इलाज है। ज्वार की फसल पकने पर भुट्टे के हरे दाने सफेद या पीले रंग में बदल जाते हैं। भुट्टों में दानों के अंदर जब नमी घटकर 20% तक रह जाए तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। संकर ज्वार में फसल पकने तक पौधे हरे बने रहते हैं, इसलिए खड़ी फसल से भुट्टों की कटाई हसिया या दराती से करके फसल को चारे के रूप में खिलाते रहते हैं। पौधों से भुट्टे अलग करने के बाद पौधों को सुखाकर सूखे चारे के रूप में रखा जाता है। दाना आमतौर पर अक्टूबर के अंत तक पक जाता है। दाने पक जाने के बाद भुट्टे अलग काट कर दाने निकाल लिए जाते हैं। इसकी औसत पैदावार 6 से 8 मन प्रति एकड़ हो जाती है। अच्छी फसल में 15 से 20 मन प्रति एकड़ दाने की पैदावार होती है। दाना निकाल लेने के बाद लगभग 100 मन प्रति एकड़ सूखा पौष्टिक चारा भी मिल जाता है, जिसे बारीक काटकर जानवरों को खिलाया जाता है। सूखे चारे में गेहूं के भूसे के बाद ज्वार का डंठल और पत्ते ही सबसे उत्तम चारा माना जाता है।
सरकार ने चीनी सीजन 2021-22 के लिए चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के निर्धारण को स्वीकृति दी है। गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल को स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी मिलों से जुड़े व्यापारियों के अहम कदम उठाए हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। केंद्र सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लिया गया ये निर्णय उपभोक्ताओं के हितों और गन्ना किसानों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करता है। स्वीकृत FRP चीनी मिलों द्वारा चीनी सीजन 2021-22 में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी। चीनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित क्षेत्र है, जो कृषि, श्रम और परिवहन सहित विभिन्न सहायक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के अलावा लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों एवं चीनी मिलों में सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की आजीविका से जुड़ा है। स्वीकृति के मुताबिक ये प्रत्येक 0.1% की वसूली में 10% से अधिक की वृद्धि हेतु और FRP में रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए 2 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल का एक प्रीमियम प्रदान करते हुए 10% की मूल वसूली दर के लिए 290 रुपए प्रति क्विंटल होगी। हालांकि सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये भी निर्णय लिया है कि उन चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी जहां वसूली 9.5% से कम है। ऐसे किसानों को गन्ने के लिए वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 270 रुपए 75 पैसे प्रति क्विंटल के स्थान पर आगामी चीनी सीजन 2021-22 में 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपए प्रति क्विंटल है। 10% की वसूली दर पर 290 रुपए प्रति क्विंटल की ये FRP उत्पादन लागत से 87.1% अधिक है। ये किसानों को उनकी लागत पर 50% से अधिक का रिटर्न देने के वादे को भी सुनिश्चित करती है। वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 91,000 करोड़ रुपए मूल्य के करीब 2,976 लाख टन गन्ने की चीनी मिलों द्वारा खरीद की गई, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। आगामी चीनी सीजन 2021-22 में गन्ने के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों द्वारा लगभग 3,088 लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना है। गन्ना किसानों को किए जाने वाला कुल प्रेषण लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगा। सरकार अपने किसान हितैषी उपायों के माध्यम से ये सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसानों को उनकी बकाया धनराशि समय पर मिले। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती में आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अच्छी आमदनी के लिए जरूरी है कि सही समय पर फसलों की बुआई और कटाई, साथ ही फसल की जरूरत के हिसाब से उसमें समसामयिक काम भी आपको करते रहने चाहिए। आज हम बात करेंगे बेल वाली सब्जियों की, तो आइए बेल वाली सब्जियों पर ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेल वाली सब्जियों में तोरई, कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी आते हैं। अगर आप इन सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो इनकी बुआई के समय का ध्यान जरूर रखें, यानी फसल की बुआई समय से करें। इन फसलों की बुआई के लिए अच्छी तरह से पलेवा करके खेत तैयार करने चाहिए। बुआई के लिए जरूरी सस्य क्रियाओं को अपनाएं। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। करेले की उन्नत किस्मों में आप पूसा संकर 1, पूसा संकर 2 और पूसा विशेष लगा सकते हैं। इनकी बुआई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से काफी रहते हैं। बेल वाली सब्जियों में इस समय प्रति हेक्टेयर 25 किलो नाइट्रोजन या 54 किलो यूरिया को 2 भागों में बांटकर बुआई के 30 से और 45 दिनों बाद टॉप ड्रेसिंग करें। बेल वाली सब्जियों में मचान बनाकर उस पर बेल चढ़ाने से उपज अच्छी होती है और फल भी स्वस्थ रहते हैं। सभी सब्जियों में जल निकास की व्यवस्था करें। पूसा संकर 3 लौकी की बुआई आप इस महीने कर सकते हैं। लौकी की इस किस्म की तुड़ाई 50 से 55 दिनों में शुरू हो जाती है। बेल वाली सब्जियों को कीटों से बचाना भी जरूरी है। खीरा और अन्य सब्जियों में फल छेदक कीटों का हमला होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन दवा छिड़कने के 1 सप्ताह बाद ही फल तोड़ें और सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं। अगर आप सही समय पर बेल वाली सब्जियों की बुआई करके उनकी उचित देखभाल कर समय से तुड़ाई करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में खाद्य उर्वरक के साथ साथ सबसे आवश्यक चीज फसलों की सिंचाई करना होता है, जिसके लिए किसान पानी का उचित इस्तेमाल कर छोटे से पौधे को सींचकर उसे बड़ा फल देने योग्य बनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पानी की खपत कम करना हमारी और आप सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे में खेती में भी कम पानी की लागत से अगर सफल किसानी की जाए तो बात ही क्या। आज हम बात करेंगे इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए उस सफलता हासिल करने वाले सफल किसान एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुंडाराम वर्मा की। राजस्थान के जिला सीकर के गांव दाता के किसान सुंडाराम वर्मा को कम पानी में खेती की तकनीक पर काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। वर्ष 1972 में बीएससी करने के बाद विज्ञान अध्यापक के पद पर कई बार उनका चयन हुआ, लेकिन उन्होंने खेती को प्राथमिकता दी और बताया कि कम पानी की खपत करके भी खेती की जा सकती है। वो किसानों को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। सुंडाराम को यूं तो अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, मगर कृषि विधि में सबसे पहला पुरस्कार कनाडा में वर्ष 1997 में एग्रो बायोडाइवर्सिटी बायो अवार्ड मिला। दूसरी बार वर्ष 1998 में राष्ट्रीय स्तर का जगजीवन राम किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरी बार उन्हें राज्य सरकार द्वारा वन पंडित पुरस्कार दिया गया। सुंडाराम वर्मा को जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य के उपलक्ष्य में पद्मश्री दिया गया है। सरकार के प्रोत्साहन से उनके इस कार्य को अधिक गति मिलेगी तथा खेती की दिशा में और भी बल मिल सकेगा। सुंडाराम ने 1 लीटर पानी में पौधरोपण तकनीक विकसित की है। उन्होंने 1 हेक्टेयर जमीन में 20 लाख लीटर बारिश के पानी और 15 फसलों की 700 से अधिक प्रजातियों का संग्रहण और संरक्षण किया है। वो अभी तक 50,000 पौधे लगा चुके हैं। सुंडाराम वर्मा की माने तो कृषि की ओर उनका रुझान 48 साल पहले वर्ष 1972 में उस समय ही हो गया था, जब बीएससी की और फिर 3 बार टीचर की सरकारी नौकरी लगी। तब सरकारी शिक्षक बनने की बजाय सुंडाराम ने खेती चुनी और शुष्क वानी की विधि पर काम करने लगे। ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की जिससे 1 लीटर पानी में ही पौधे को पेड़ बनाया जा सकता है। सीकर के किसान सुंडाराम की 1 लीटर पानी में 1 पौधा तकनीक को राजस्थान सरकार के जल संरक्षण विभाग ने भी मान्यता प्रदान की। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी इसकी प्रशंसा की। मैं 1982 में यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स में था IARI में, तो वहाँ ड्राई फार्मिंग की टेक्निक सीखी थी। सितंबर आ गया, जो पौधे लगाने हैं वो छोटे छोटे 1-1 लीटर के खड्डों में आप वो करके उसमें पौधे लगा दिए, और कि गर्मियों में जब आएगी तो ज़्यादा बड़े गड्ढे करके पानी दे देंगे। हुआ ऐसा कि
हम पानी न सर्दियों में दे सके न गर्मियों में, लेकिन पौधे जिंदे रहे। तो फिर मुझे वो ड्राई फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट याद आया। 1 लीटर पानी में पौधा तैयार करने की तकनीक में सुंदराम को 10 साल लगे थे। सुंदराम ने राजस्थान की फसल मिर्च, चौला, ग्वार, धनिया, काबुली चना और मेथी समेत 15 फसलों की करीब 700 प्रजातियों का संकलन कर गहन अध्ययन किया और फिर कम पानी, कम लागत में अच्छी पैदावार के गुर किसानों को सिखाए। सुंदराम के इस कार्य को दिल्ली के पूसा संस्थान ने भी मान्यता दी है। सुंदराम को राजस्थान का देसी कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वो बीते 25 साल से कृषि कार्य को सरल बनाने और खेती नवाचार करने में जुटे हैं। इन्होंने आदर्श फसल चक्र का भी निर्माण किया, जिसमें 3 साल में 7 फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। किसान को 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सुंदराम ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई और जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य की दिशा में नए आयाम बनाए, उससे आने वाले किसान भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। कहा था कि आप बाजरे के चक्कर में मत पड़ना, पूरी जिंदगी में भी यूनिफॉर्म नहीं लेके आओगे बाजरे को, देसी को। तो हमने 3 साल में लेके आ गए। कृषि की दिशा में ऐसी सोच लाकर भावी किसान पर्यावरण और जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो हमारे आज के आत्मनिर्भर भारत खबर खेती कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं, या फिर DD किसान के YouTube चैनल पर भी आप आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।